नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां पर आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए, अब्दुल्ला आजम के सर्टिफिकेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। आजम खान ने एंजियोग्राफी में स्वास्थ्य से जुड़े कुछ टेस्ट भी कराए। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां बता दें एक बार फिर से, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ी। तो देखिए, फिर से एंजियोग्राफी में स्वास्थ्य से जुड़े कुछ टेस्ट कराए जाएंगे और साथ ही बता दें अब्दुल्ला आजम के सर्टिफिकेट मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपके सामने है, जहां पर बता दें आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब्दुल्ला आजम के सर्टिफिकेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा। तो देखिए, आजम खान ने एंजियोग्राफी में स्वास्थ्य से जुड़े कुछ टेस्ट भी कराए जाएंगे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए आंचल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, क्या कुछ अभी तक जानकारी सामने आ रही है अब्दुल्ला आजम को लेकर? बिल्कुल, देखिए, अब्दुल्ला आजम 2 दिन से दिल्ली दौरे पर है। उनके जो फादर है आजम खान, वो भी दिल्ली दौरे पर है। और जैसा कि देखिए, 2 सर्टिफिकेट मामले को लेकर लगातार जो विवाद बना हुआ है, उसमें देखिए लगातार उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनके जो वकील है कपिल सिब्बल ने मंगलवार को देखिए सुप्रीम कोर्ट में पीठ के समक्ष कहा था कि देखिए संस्था पर विश्वास जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और कई तरह के उन्होंने जो चीजें हैं वो रखी। लेकिन बात यह है कि आखिर 2 सर्टिफिकेट जो है, 2 प्रमाण पत्र, इसका मामला जब ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो देखिए कहीं ना कहीं जो आजम खान के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, उनकी मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ी हुई हैं। क्योंकि देखिए, अगर सोमवार की बात करें तो देखिए कोर्ट में गवाह नहीं पहुंचने के कारण सुनवाई जो है वो टल गई थी। लेकिन लगातार जो है वो उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा अब्दुल्ला आजम आरोपी हैं, तीनों जमानत पर चल रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए, अगर MP-MLA कोर्ट जो है मजिस्ट्रेट ट्रायल में चलता रहेगा तो देखिए इस तरीके से लगातार उनकी जो तकलीफें हैं, मुश्किलें हैं, वो बढ़ रही हैं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और आंचल, आजम खान ने स्वास्थ्य से जुड़े कुछ टेस्ट भी कराए हैं एंजियोग्राफी के जरिए। बिल्कुल, देखिए, जैसा कि आजम खान की तबीयत तो पिछले 1.5 साल से जो है वो खराब है, हालांकि जेल में थे, लेकिन जिस तरीके से तबीयत खराब चल रही है उसके चलते उन्होंने जो टेस्ट हैं वो भी देखिए कराए थे। और कहीं ना कहीं शिवपाल और आजम खान की कल मुलाकात भी हुई है गुप्त तरीके से। हालांकि देखिए समाजवादी पार्टी ने इस पे खंडन भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि देखिए अखिलेश यादव से जो उनकी नजदीकियां थी वो कम होती जा रही है और कहीं ना कहीं शिवपाल यादव की तरफ जो उनका पुराना झुकाव था वो कहीं ना कहीं कल की गुप्त मुलाकात से वो साफ तौर पर दिखाई दिया। बिल्कुल आंचल, अब सुनवाई के बाद ही पता लगेगा क्या कुछ सामने आता है फैसला। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं उज्बेकिस्तान के समरकंद में 15 और 16 सितंबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO की बैठक हो रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी हिस्सा लेंगे। अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, मगर शिखर सम्मेलन से अलग PM मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात भी हो सकती है। इस रिपोर्ट में देखिए। उज्बेकिस्तान के समरकंद में SCO समिट, PM मोदी, शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग, पुतिन मिलेंगे। भारत चीन पाकिस्तान के बीच संबंधों पर हो सकती है बात, रिश्तों में गर्माहट आने की उम्मीद कम। SCO समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुलाकात के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। हालांकि चीन के साथ सीमा विवाद और पाकिस्तान के साथ सीमा पार से आतंक को लेकर भारत के कूटनीति विशेषज्ञों को नहीं लगता कि इससे किसी को कुछ हासिल होगा। ये शिखर सम्मेलन ऐसे वक्त हो रहा है जब भारत के साथ चीन और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं। ऐसे हालात में तीनों देशों के बीच कोई सकारात्मक पहल की आशा बेमानी है।
हालांकि चीन और भारत की सेना गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हट रही है, जो एक सकारात्मक संकेत है। फिर भी किसी चमत्कार की उम्मीद करने का कोई मतलब नहीं है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही धोखेबाज हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान शीत युद्ध के बाद रूस और अमेरिका के बीच संबंध सबसे खराब चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन तो औपचारिक रूप से मिलेंगे, मगर दूसरों का पूरी तरह से तय नहीं है। पुतिन के साथ मुलाकात में भारत ने परस्पर विरोधी अमेरिका और रूस के साथ तटस्थ संबंध रखे हैं। उसका हित दोनों से बेहतर संबंध रखने में है, भले ही दोनों आपस में लड़ रहे हों। जारी रहेगा चीन के साथ सीमा विवाद। चीन के साथ सीमा विवाद संबंधी गतिरोध कम नहीं होंगे। इस समिट से बस इतना ही मतलब निकाला जा सकता है कि तनावपूर्ण संबंधों के बीच भारत और चीन के नेता बस एक मंच पर होंगे। हालांकि भारत का ये भी स्टैंड रहा है कि वो किसी भी देश से द्विपक्षीय मुद्दे में किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं चाहता। पाकिस्तान से सीमा पार से आतंकवाद कम नहीं होगा। पाकिस्तान से सीमा पार से आतंकवाद में भी इससे कमी आने की उम्मीद कम ही है। ये जरूर होगा कि दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात और तनाव में थोड़ी कमी आ सकती है। रूस अमेरिका चीन अमेरिका संबंध सबसे खराब। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस अमेरिका और अमेरिकी विदेश मंत्री नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के कारण चीन अमेरिका के संबंध खराब हैं। अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे हालात में भारत बेहतर स्थिति में है। वो अमेरिका के साथ क्वाड में भी है और रूस से अत्याधुनिक हथियार भी पा रहा है। अमेरिका और रूस दोनों ही भारत की तटस्थता वाली नीति समझ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर चर्चा का अनुमान कम। एससीओ समिट में पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मौजूद होंगे, मगर इसमें यूक्रेन जंग को खत्म करने पर चर्चा होने की संभावना कम ही है। रूस यूक्रेन जंग अब इस मुकाम पर पहुंच चुका है जब इसे बस वही दोनों देश खत्म कर सकते हैं। पीएम मोदी के हस्तक्षेप से भी इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। सबने मानी भारत की तटस्थता। भारत रूस के बीच इस दौरान आपसी रिश्ते, पेट्रोलियम इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ऊर्जा से संबंधित बातचीत हो सकती है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद भारत रूस से पेट्रोलियम पदार्थों की खरीद जारी रखे हुए है। फरवरी 2022 के बाद से भारत को रूस से सस्ते दाम पर पेट्रोलियम पदार्थ मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। कल साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार पर मालिकाना हक मामले में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने महेंद्र ध्वज प्रताप सिंह के वकील एमएल शर्मा से याचिका की मेंटेबिलिटी पर चर्चा की और 17 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा। सुनवाई के दौरान कोर्ट में दलील दी गई कि सरकार ने 1947 में बिना इजाजत के पूरी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले ली थी, जिसके मालिकाना हक के लिए महेंद्र ध्वज प्रताप सिंह ने कोर्ट से अपील की थी। आपको बता दें कि अब 17 सितंबर को शाम 4 बजे साकेत कोर्ट मालिकाना हक के मामले में फैसला देगा, जिसके बाद ही तय होगा कि पूजा करने याचिका पर सुनवाई हो या फिर नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार सभी को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी की दवा के दाम अनाप शनाप बढ़ाने से रोकने की व्यवस्था की जा रही है और आज दिल्ली में राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची जारी करते हुए कहा है कि इस सूची में शामिल किसी भी दवा की कीमत संबंधित कंपनी अपने आप या मन मर्जी से नहीं बढ़ा सकती। उन्होंने कहा कि इससे पहले साल 2011-2015 में संशोधन हुआ था और फिर किया गया है। 2015 के बाद 2022 में वो अपडेट होके आपके सामने आया है। ये समग्र प्रक्रिया बहुत लेंथी प्रक्रिया होती है और जब मेरे सामने प्रेजेंटेशन हो रहा था और कमिटी ने मेरे सामने प्रेजेंटेशन रखते वक्त बताया, क्योंकि ये सारा कार्य एक इंडिपेंडेंट कमिटी के द्वारा होता है, गुप्ता जी उसको हेड करते हैं और उन्होंने मुझे जिस दिन प्रेजेंटेशन दिया था और बताया था कि लंबा कंसल्टेशन हुआ, 350 से अधिक
लोगों, एक्सपर्ट लोगों के साथ बातचीत हुई। 140 बार उन्होंने कंसल्टेशन किया और तब जाके ये लिस्ट तैयार हुआ 384 मेडिसिन। वो मेडिसिन कौन सी मेडिसिन है? ये 384 मेडिसिन जो ली गई है। दिल्ली पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय सिंह गंगवार ने हिंदी खबर से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट के फैसले के बाद ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। साथ ही कई अन्य सवालों के जवाब भी दिए हैं। सुनिए। ज्ञान वापी पर जिस तरीके का फैसला कल आया, उसके बाद से तमाम हिंदुओं के चेहरे खिले हुए नजर आए हैं। चलिए बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं संजय सिंह गंगवार जी। सबसे पहले सवाल, जिस तरीके से कल फैसला आया है कोर्ट का, और कोर्ट ने जब कहा कि मुस्लिमों का ने जो लगातार वो अपने तथ्य दे रहे थे वो सुनने लायक नहीं है, उसके बाद हिंदुओं के चेहरे खिले, ओवैसी के पेट में दर्द हुआ, कह रहा बाबरी की तरफ जा रहा है, मामला विवाद हो सकता है। माननीय न्यायालय पे पूरे देश को भरोसा है। मुझे लगता है ओवैसी जी को शायद माननीय न्यायालय पे भरोसा नहीं है और इसलिए वो इस तरह के बयान देते हैं। और उनके बारे में इतना ही कहूँगा कि बम्बई की बरसात और ओवैसी की बात कब कहाँ क्या बोल दें वो उनका कुछ पता नहीं है। फैसला आया, जो भी माननीय न्यायालय का फैसला है उसको पूरा प्रदेश, पूरा देश उस फैसले को स्वीकार करता है और उस फैसले का आदर करता है। सर, देखा गया है अखिलेश यादव की भी जो राजनीतिक जमीन है कहीं ना कहीं अब खिसकती हुई नजर जरूर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हीं के पार्टी के लोग, चाहे वो अगर बात की जाए, देखिए शिवपाल यादव, आजम खान, दोनों आपस में खूब गुप्त तरीके से मीटिंग करते हैं, लेकिन मीटिंग कहीं ना कहीं मीडिया में सार्वजनिक हो जाती है। क्या लग रहा है, क्या आजम भी अब अखिलेश का साथ छोड़ देंगे? देखिए, तो आजम खान साहब और शिवपाल जी की जो मीटिंग हुई उस पर तो वही लोग जान सकते हैं कि क्यों मिले। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक अखिलेश यादव का प्रश्न है, उनको एक जनता ने 2014, 2017, 2019, 2022 में जवाब दिया और जनता ने उनको बिल्कुल खाली कर दिया है। सर, उत्तर प्रदेश में योगी जी की एक बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिली है कि देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे हो रहा है, अब उत्तराखंड के एक वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा ही उत्तराखंड सरकार जो है उत्तराखंड में भी कराए। लेकिन यूपी वाले जितने मौलाना हैं उनके पेट में जरूर दर्द हो रहा है। उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने कानून का राज स्थापित किया। गैर कानूनी कोई भी चीज होगी, वो किसी जाति धर्म की हो, सबके साथ समानता से परम पूज्य योगी जी कार्रवाई करते हैं। और इस चीज़ को जोड़ना, कुछ राजनीतिक लोग हैं जो अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं, लेकिन संविधान के साथ, कानून के साथ किसी को छेड़छाड़ करने का, किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं। धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे संजय सिंह गंगवार जी को, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। इनका कहना है कि किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है किसानों की उन्नति को लेकर, जिससे जो उपज है उसमें बढ़ोतरी हो सके। कैमरा निशांत के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। गुजरात के अहमदाबाद के सांसद किरीट सोलंकी ने हिंदी खबर से बातचीत की, जहां पर उन्होंने दिल्ली के केजरीवाल पर हमला बोला। साथ ही कहा कि गुजरात में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। सुनिए। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी रणनीति बना रही है और इसी को लेकर सभी पार्टियां अपने वोटर्स को साधने की भी कोशिश कर रही है। मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सोलंकी जी मौजूद है। क्योंकि कल हंगामा देखा गुजरात में, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जनता की जाने से रोका जा रहा है, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप लोग, यानी कि बीजेपी डर रही है क्योंकि गुजरात में दिल्ली की तर्ज पर इलेक्शन को जीतने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि चुनाव कोई भी राज्य में आए या देश में आए तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है और किसी को भी लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से चुनावी प्रचार करना या मतदारों को जो भी बात करने का अधिकार है उसका हम स्वीकार करते हैं। मगर आप आते हो
और आप नए शब्द का प्रयोग करने का मुझे बहुत ही वो पेन होता है, मगर आप नौटंकी जैसी बात करते हो तो ये ठीक होता नहीं है। गुजरात में मैं जहां तक जानता हूं, गुजरात सरकार और गुजरात की पुलिस और भारतीय जनता पार्टी, कोई भी विपक्ष के लोग आए, पहले भी कई चुनाव हुए हैं, कांग्रेस भी आई है, दूसरे पार्टियां भी आई है, किसी को रोका नहीं है, तो क्यों हम केजरीवाल को रोकेंगे? तो ये सब बेबुनियाद बात है, उनको पूरा अधिकार है। मगर मैं आपको विनम्रता से कहना चाहता हूं कि गुजरात की प्रजा जानती है, और वो चुनाव आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी वो तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी पर गुजरात की प्रजा का सालों से आशीर्वाद रहा है, चाहे वो कितने भी चुनाव आए हो। भारतीय जनता पार्टी और खास करके गुजरात के सपूत और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के प्रति जो भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी के पर जो भरोसा है, उस पर गुजरात की जनता आशीर्वाद दे रही है। ये कितनी भी बात करे, ये बात मुझे लगता है कि ये बात बेबुनियाद। एक आखिरी सवाल है, बीजेपी ने अलायंस तोड़ दिया है आप पार्टी के साथ, और अब उनका ये कहना है कि ना ही भगवा टोपी वालों के साथ अलायंस करेंगे और ना ही सफेद टोपी वालों के साथ, यानी कि अब उन्होंने सीधे तौर पर आपको भी लताड़ दिया। वो बीपीटी का जो अपना है, एक छोटी सी पार्टी है, ट्राइबल बेल्ट में अपना काम कर रहे हैं, किसी को भी कुछ भी कहने का अधिकार है, तय करेगी। सबसे बड़ी जो अदालत है वो जनता की अदालत है, जनता की अदालत क्या फैसला करती है उसका हम सम्मान करें। चलिए, बहुत शुक्रिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सोलंकी को आप सुन रहे थे, और सीधे तौर पर कह दिया कि गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की वापसी होने वाली है और जनता का प्यार बीजेपी को एक बार फिर से मिलने वाला है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मुशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। तो वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इस बीच यूक्रेन में तबाही का मंजर दिखा तो इस युद्ध का असर भारतीय छात्रों की पढ़ाई पर भी इसका खासा देखने को मिला। भारतीय छात्र यूक्रेन से वापस भारत आ चुके हैं और अब अपनी आगे की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं। लेकिन ऐसे में दिल्ली कल्चर डिपार्टमेंट फॉर द एम्बेसी ऑफ रशियन फेडरेशन इन इंडिया ने रशियन एजुकेशन फेयर का आयोजन किया और भारतीय छात्रों को पढ़ाई पूरी करवाने का भरोसा भी दिया है। वहीं रोज एजुकेशन कंपनी के डायरेक्टर दिनेश सिंगला ने हिंदी खबर से बातचीत के दौरान रशियन एजुकेशनल फेयर का उद्देश्य भारतीय छात्रों का सहयोग करना है। वहीं छात्र भी अब रूस में पढ़ने के लिए उत्साहित दिख रहे हैं। आज ये सेकंड रशियन एजुकेशन फेयर, सेकंड एडिशन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है 2022 का। ये जो एजुकेशन फेयर है ये रशियन हाउस इन न्यू दिल्ली, जो कि कल्चरल डिपार्टमेंट है रशियन एम्बेसी का, और रूस एजुकेशन ने मिलके इस एजुकेशन फेयर को ऑर्गेनाइज किया है। इस फेयर को ऑर्गेनाइज करने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में किस तरह की शिक्षा मिलती है, क्या वहाँ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के लोगों से इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो इसलिए आज हम लोगों ने रशिया की टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ इनवाइट किया है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस रशियन एजुकेशन फेयर में, जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन और एडमिशन दे सकेंगे अपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। एडमिशन तो एक्सपेक्ट करे, लेकिन वही यूनिवर्सिटी है हमारी जो हमें ले रही है, वही चीज़ बहुत बड़ी बात है अभी के लिए। तो भारत में लगातार डॉग फाइट और डॉग बाइट के केस बढ़ते रहे हैं, तो देखिए जिसमें पिटबॉल को भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और लखनऊ से लेकर नोएडा की लिफ्ट का मामला आपने देखा ही होगा, जिसको लेकर पेटा ने पिटबॉल डॉग ब्रीड को बैन करने की मांग उठाई है। भारत में लगातार डॉग फाइट और डॉग बाइट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि लखनऊ से लेकर नोएडा तक किस तरह लिफ्ट में एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, जिसके बाद से कुत्ता पालने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इसको लेकर जब हिंदी खबर की टीम ने राधिका सूर्यवंशी से बात की तो उन्होंने पिटबुल डॉग ब्रीड को बैन करने की मांग की, जिसके लिए पेटा इंडिया कैंपेन भी चला रहा है। क्योंकि पिटबुल में कहा जाता है कि बहुत ही अग्रेसिव ब्रीड है, लगातार मामले भी सामने आ रहे हैं। आज आपने प्रेस वार्ता करी है, सरकार से आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग यही है कि ये जो पिटबुल की तरह, जैसे पिटबुल और उनके टाइप के जो डॉग्स हैं, बुली ब्रीड्स जिनको कहा जाता है, जिनको कॉमनली फाइटिंग और इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन पे बैन लगा दिया जाए। क्योंकि आज जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको वीडियो दिखाया,
डॉग फाइटिंग इलीगल होने के बावजूद भी अलग अलग इवेंट्स रखे जा रहे हैं डॉग फाइटिंग के सीक्रेटली ओपन ग्राउंड्स में और फील्ड्स में रखे जा रहे हैं। तो अगर इस ब्रीड पे बैन हो जाए तो उनके लिए भी जो इन जानवरों पे जो ज्यादती हो रही है, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, इनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये भी कम हो जाएगा और ओवरऑल हमारे लिए भी, बिकॉज इट इज इलीगल, हमारा भी एक ये लीगैलिटी के हिसाब से अच्छा हो जाएगा। जबकि द फंक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ एनिमल पेट शॉप नियम 2018 कहता है कि डॉग ब्रीड रजिस्टर्ड होने चाहिए और डॉग का शोषण नहीं होना चाहिए, लेकिन लगातार भारत के कई राज्यों में उनका शोषण बढ़ रहा है। तो एक्चुअली बहुत सारे लॉज है जो इसका इलीगल ब्रीडिंग हो रहा है या मार्केटिंग हो रहा है उसको बैन करने के लिए। तो एक है प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी ऑफ डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग रूल्स ऑफ 2017, जो ये बोलता है कि सब ब्रीडर्स जो ये ब्रीड कर रहे हैं या बेच रहे हैं उनको लाइसेंस लेना पड़ता है अपना एनिमल वेलफेयर बोर्ड अपने स्टेट से, वो नहीं हो रहा है। और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स पेट शॉप रूल्स जो 2018 का है। इसमें भी बोलता है ये जो हमें ये पेट शॉप में ये बेचा जाता है वो भी स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड में लाइसेंस लेना चाहते हैं। बट अभी क्या हो रहा है इंडिया में, लाइक बहुत सारे इलीगली ब्रीडिंग सेंटर चल रहे हैं या इवन मार्केटिंग चल रहा है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन ब्रीडिंग चल रहा है इनका, तो इनका ज़्यादा अग्रेशन बढ़ रहा है या इवन इनको ये भेजा जाता है बिना बोल के कि ये कैसा है, क्योंकि ये सब ब्रीड है बहुत अग्रेशन वाले और पहले से ये पैदा हुआ है बेयर बेटिंग करके बोलते हैं। तो अभी भी पाकिस्तान में ये चल रहा है कि एक बालों को बीच में कट कर देते हैं और 3-4 पिटबुल्स को छोड़ा जाता है ताकि उसको अटैक कर दे। तो इतना अग्रेसिव वाला एनिमल को हम मतलब इलीगली ये ब्रीडिंग हो रहा है और मार्केटिंग हो रहा है, इसकी वजह से ज्यादा। दरअसल पेटा इंडिया का विरोध है कि पिटबुल और बुली ब्रीड से कई राज्यों में इलीगल डॉग फाइट ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। इनके अंदर और अग्रेशन बढ़ता है और इसीलिए देश में डॉग फाइट और डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे भारत में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। हालांकि अब देखना होगा कि पेटा का इन मांगों पर सरकारें कितना गौर करती हैं। हिंदी खबर के लिए तोशी मेंदोला की रिपोर्ट।